संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, हाँ हाँ, संविधान संशोधन, ठीक है। ये लास्ट कैटेगरी का विधेयक है। संविधान संशोधन के विधेयक की जानकारी जो है आपको कौन से आर्टिकल में मिलेगी? आर्टिकल की बात करेंगे तो 368, और अगर हम वहीं भाग की बात करेंगे, भाग, तो भाग नंबर हो जाएगा आपका, बताओ जल्दी से, 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भाग नंबर 20। तो संविधान संशोधन, संशोधन का मतलब क्या होता है? उसमें चेंजिंग करना, मतलब, ठीक है ना। संविधान, मैंने आपको शुरुआत में बताया, हमारा संविधान क्या है? लिखित, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कोई भी संविधान इतना लंबा समय तक टिकेगा, उसके लिए क्या होना चाहिए? मतलब समय के अनुकूल। ऐसा तो नहीं ना कोई व्यक्ति परफेक्ट संविधान बना के छोड़ जाएगा, आने वाले 4 साल भी यही चीजें लागू होंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। समझिए ना मेरी बात को ना। इस पे संशोधन करते धीरे धीरे क्या उसमें समय के अनुकूल, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल क्या उसमें बदलाव होते रहना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? एक तरीके से जीवंत दस्तावेज कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवंत दस्तावेज। जीवंत दस्तावेज का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें जीवन है कहने का मतलब है, ठीक है। जीवन का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? बदलाव संभव है। बात समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्लियर? तभी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? जीवंत दस्तावेज कहते हैं। इसमें बदलाव संभव है, ठीक है। तो संविधान संशोधन की हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको 4 विधेयक बताए थे: साधारण बिल, धन विधेयक, वित्त विधेयक पहला, वित्त विधेयक दूसरा, और उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही ना? क्लियर हो गया? अब संविधान 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं संविधान, ठीक है। एक होता है, अगर हम संविधान के प्रकार की बात करें, प्रकार टाइप्स की बात करें, तो ये हो जाएंगे आपके 2 टाइप्स के। एक हो जाएगा आपका लिखित, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक हो जाएगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान, ठीक है। क्लियर हो गया ना? समझ रहे हैं मेरी बात को? अब लिखित संविधान का मतलब इसके बारे में संविधान में कहीं लिखा, कहीं ना कहीं लिखा होगा इसके बारे में संविधान। जैसे भारत का संविधान का नहीं, यूएसए का संविधान है। अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का। यहाँ पर संविधान लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? तो लिखित संविधान में मैंने बोला आपको, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि भाई जहां पर कठोर व्यवस्था अपनाई जाती है। कठोर का मतलब होता है जैसे संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल है कहने का मतलब है, तो क्या हो जाएगा? रिजिड हो जाएगा। एक है थोड़ा सा नम्य, यानी कि थोड़ा सा क्या है? फ्लेक्सिबल है कहने का मतलब है, ठीक है। क्या बोला मैंने आपको? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रिजिड और एक होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। रिजिड किसे बोलेंगे? जिसमें मान लो संशोधन करना मुश्किल है कहने का मतलब है। जैसे मान लो कि भाई आपका अमेरिका का संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, ठीक है, स्विट्जरलैंड का संविधान है, इनमें थोड़ा सा संशोधन करना क्या है? मुश्किल है कहने का मतलब है, ठीक है। एक होता है नम्य संविधान, मतलब इसमें संशोधन करना आवश्यक है। अब जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, यानी कि हम कह सकते हैं भारत का संविधान क्या है? कठोर प्लस नम्य है। ये बन जाएगा आपका भारत का संविधान। हम बुद्धा के देश में रहते हैं तो हमने मध्यम मार्ग प्रतिपदा को अपनाया हुआ है, ठीक है। क्या बोला मैंने? कठोर प्लस नम्य मिलकर जो है क्या है? भारत का संविधान है। समझ में आ रही मेरी बात को ना? क्लियर? फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल इन किस केस में, रिजिड किस केस में, और आपका जो है इसको हम अभी और समझते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान कैसा हो जाएगा? कठोर प्लस नम्य। हम कह सकते हैं कि हमने क्या अपनाया? मध्यम मार्ग। बात समझ में आई ना? क्या अपना है हमने? मध्यम मार्ग, मतलब बीच का रास्ता। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को लगा कि भाई अगर हम रिजिड बना देंगे तो आने वाले टाइम में अगर इसमें कुछ सामाजिक आर्थिक तौर पर क्या करना पड़े, बदलाव करना पड़े, तो ये मुश्किल हो जाएगा कहने का मतलब है। और इतना भी अगर इसको फ्लेक्सिबल ना बनाए कि कोई भी सत्ता, अगर मान लो कोई पार्लियामेंट में कोई सत्ता पूरी फुल बहुमेजॉरिटी में आ गई और पूरा देश का संविधान ही बदल दे कहने का मतलब है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? इसीलिए क्या रखा गया है? कठोर प्लस नम्य का कॉम्बिनेशन रखा गया। अब जो संविधान है उस पर संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल मैंने आपको बोला 368 में मेंशन है, ठीक है। जनरली संविधान में
3 प्रकार से संशोधन होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। हम लोग मानते हैं 2 ही प्रकार से, लेकिन सामान्यतः 3 प्रकार से होता है संविधान संशोधन। एक होता है आपका सिंपल मेजोरिटी, यानी कि साधारण बहुमत द्वारा। एक हो जाएगा आपका विशेष बहुमत द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी। एक हो जाएगा आपका विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की बात समझ रहे हैं ना? क्लियर हो गया? एक मैंने बोला आपको साधारण बहुमत। साधारण का बहुमत क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। कितना होना चाहिए? मतलब आप मान के चलिए उपस्थित और मतदान करने वाले, मैं सिंपल भाषा में लेता हूं, 50% से ज्यादा असेंडिंग होनी चाहिए। ठीक है? कोई भी बिल सिंपल मेजोरिटी से पास रहेगा, इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? साधारण बहुमत। यानी कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का मेजोरिटी होनी चाहिए। क्लियर? जैसे मान लो इस हाउस में जितने भी लोग हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोगों की सहमति होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा? वो साधारण बहुमत कहलाएगा, सिंपल मेजोरिटी कहलाएगा। ठीक है? इसके तहत अगर जो संविधान में संशोधन किया जाएगा, इस प्रक्रिया के तहत, इस प्रक्रिया के तहत जो संशोधन किया जाएगा उसे संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, उसे हम संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। अब एक आध एग्जाम्पल, जैसे कौन सा हम नहीं मानेंगे भाई? एग्जाम्पल बताओ, किस प्रकार का कोई आप बताओ एग्जाम्पल की जिसको हम संविधान संशोधन नहीं मानते लेकिन हम संविधान में बदलाव करते हैं। जैसे किसी राज्यों का क्या करना, हमको निर्माण करना है। ठीक है? किसी राज्यों का करना है निर्माण करना है। फॉर्मेशन ऑफ एन स्टेट इन इंडिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड चेंज इट्स नेम एंड बाउंड्री, या हम उसके राज्यों में या उसकी सीमाओं में क्या करें? बदलाव करें। तो इस प्रकार का जो विधेयक होगा, ठीक है ना, उसको संविधान संशोधन की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है? संविधान में तो बदलाव होगा लेकिन उसको संविधान संशोधन नहीं कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? मैंने बोला आपको, भले 3 प्रकार से संविधान में क्या होता है? संशोधन होता है, लेकिन मानते कितने प्रकार से हैं? 2 ही प्रकार से संविधान में संशोधन माना जाता है। अब उत्तराखंड राज्य बना, बताओ कोई संविधान में संशोधन किया गया क्या? अगर आप आर्टिकल नंबर देखेंगे, अगर आप शेड्यूल नंबर 1 देखेंगे और आर्टिकल नंबर 3 देखेंगे तो, और 1 एंड 3 देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा कि भाई इस नई राज्य 3 से पावर ली और 1 में चेंज किया होगा। ठीक है ना? आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट हैं इंडिया के टेरिटरी के, उसको आप चेंज कर सकते हैं, कहने का मतलब है। ठीक है? उनकी बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, उनका नाम बदल सकते हैं, उनका एरिया चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं एरिया, घटा सकते हैं, कहने का मतलब नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। ये सब पावर आपको आर्टिकल नंबर 3 प्रोवाइड करता है। लेकिन चेंज तो करेंगे ना कहीं संविधान में लिखना तो पड़ेगा ना कि नया राज्य बन गया करके, कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा। तो मेंशन कहां पर किया जाएगा? शेड्यूल नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 का आपका क्लॉज नंबर, जो आर्टिकल नंबर 1 है, उस पर मेंशन किया जाएगा। बात समझ में आई ना? लेकिन चेंज तो हुआ ना, लेकिन हमने उसको अमेंडमेंट तो नहीं दिया ना। अगर ऐसे अमेंडमेंट देते तो पता नहीं कितने अमेंडमेंट हो गया अभी तक। बात समझ में आई ना? अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके बताओ? 105 हो गए। ठीक है? कितने हो गए? 105। अब जो विशेष बहुमत है, स्पेशल मेजोरिटी, संविधान में अधिकांशतया मेजोरिटी ऑफ द चेंजिंग होगा। ठीक है? मेजोरिटी ऑफ द चेंजिंग होगा, वो इसी आर्टिकल के माध्यम से होता है या इसी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। मतलब जितने भी संविधान में संशोधन करने हैं, अधिकांशतः मतलब 70 से 80% चेंजिंग जो है संविधान में विशेष बहुमत के माध्यम से किया जाता है। बात समझ में आई ना? किससे करेंगे? स्पेशल मेजोरिटी से करेंगे। ठीक है? ये क्या है? सिंपल मेजोरिटी, ये क्या है? स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी में कितना मेजोरिटी होना चाहिए भाई? स्पेशल मेजोरिटी कितना होना चाहिए? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेजोरिटी। प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्या होना चाहिए? 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए, तभी जाकर कोई बिल क्या होगा? पास होगा, अदरवाइज बिल पास नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना? क्या है आपका? फंडामेंटल राइट्स है। पहले कितने थे? 7 थे ना, फिर कितने हो गए? 6 हो गए। तो एक फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया? हटा दिया ना।
तो किस माध्यम से हटाया गया होगा, उसको हटाया गया आपका स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से। बात समझ में आई ना, क्लियर हो गया। तो विशेष बहुमत समझ गए, 2/3 का मतलब समझ रहे हो कितना होता है, यानी कि पूरी हाउस की स्ट्रेंथ का 2/3 होना चाहिए, या उस दिन वोट करने वालों का 2/3 होना चाहिए, यानी कि 66% असेंडिंग होनी चाहिए, तभी बिल पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आने वाला प्रक्रिया विशेष बहुमत वाला, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। इस प्रकार से जो संशोधन किया जाएगा वो कैसा होगा मामला, वो मामला जुड़ा होगा संघात्मक व्यवस्था से जुड़ा हुआ होगा। संघात्मक मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को वो चेंज करता होगा, यानी कि उसमें सेंट्रल और स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्फ्लिक्ट होते होंगे, सिंपल भाषा में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट के इंटरेस्ट वो कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, लेकिन बट यहाँ पर क्या होंगे, केंद्र और राज्यों के जो हित हैं, आपस में जो हित हैं, लाइक जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रपति का क्या करना है, राष्ट्रपति का चुनाव करना, मान लो राष्ट्रपति का निर्वाचन, मैंने आपको बोला था जब मैं उसमें बढ़ा था राष्ट्रपति का निर्वाचन, आपको मैंने बोला कि वर्तमान में जो स्थिति है अभी 28 राज्य प्लस 2 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इन सच केस में 2017 में अब जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस अभी अब आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का, वो अगर क्या रहता है, यूनियन टेरिटरी का स्टेटस ही रहता है, और वहां पर अभी असेंबली के चुनाव होते हैं, लेटर ऑन ये 2017 के एग्जाम आपका जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। बात समझ रहे हो ना, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर अभी सरकार बनेगी, और 2027 में चुनाव होगा राष्ट्रपति का, 22 में 5 साल का टर्म, तो 27 में रिटायर होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर मान लो कि तब तक ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी ही रहता है, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो इसको अगर मान लो कि क्या करना है, इस इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट को इसको एड ऑन करना है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ की सहभागिता निभानी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। बात समझिए ना मेरी बात को। सर कौन सा होगा, सिंपल होगा, स्पेशल होगा, स्पेशल प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन, तो क्या होगा, स्पेशल प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन। वाई इज 50% स्टेट रेटिफिकेशन, बिकॉज क्या है, दिस इज अ स्ट्रक्चर, यानी कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द फेडरल, ये क्या है, यूनियन का पार्ट है, कहने का मतलब है, यानी कि ईच एंड एवरी स्टेट इक्वल पार्टिसिपेशन टू द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब किसी भी राज्य को जो है या संघ राज्य क्षेत्र को बराबर प्रतिनिधित्व है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर आप किसी प्रकार का चेंजिंग करेंगे तो आपका क्या होगा, उस पर राज्यों की सहमति लेना भी आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही मेरी बात को। नेक्स्ट क्या है, जीएसटी। जीएसटी आपने नाम सुना होगा, व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जो टैक्स है ना, ये वाला टैक्स है, पहले अलग अलग टैक्स थे, पहले सेंटर का टैक्स था, स्टेट का टैक्स था। अच्छा बताओ, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि विच टाइप ऑफ टैक्स इम्पोज ऑन अ पर्टिकुलर क्या होता है पर्सन एंड इंस्टीट्यूशंस, तो वो क्या करेगा, पर्टिकुलर वही पेमेंट करेगा, मतलब ठीक है, यानी कि हम कहेंगे जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वही व्यक्ति क्या करेगा, कर को भुगतान करेगा, सिंपल भाषा में। बात समझ में आ रही ना, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, यानी कि मेरे इनकम पर लगाया जाएगा तो पे भी किसे करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स किसी और पर लगाया जाएगा, उसको वसूल किसी और से जाएगा, समझिए ना। इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष, जैसे मान लो ऑफिस क्या हमारे से इनडायरेक्ट है, आप लोग सब क्या डायरेक्ट होने का मतलब है, या जो अब हम ऑनलाइन दिख रहा होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होगा ना, समझिए मेरी बात, डायरेक्ट तो आप लोग हो, वो क्या इनडायरेक्ट है कहने का मतलब है, बात समझिए ना। तो जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, बात समझ में आ रही है, क्लियर। लैक्स टैक्स लगाएंगे किसी और के ऊपर, इसको वसूल किसी और से करेंगे, लगाएंगे कंपनी के ऊपर, वसूल किससे करेंगे, आम नागरिक से, जो उसका सर्विस का यूज करता होगा। तब क्या है, गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है, ठीक है, दो ही चीजें होती हैं, एक गुड्स होती है, एक सर्विस होती है, इसके अलावा होता है कुछ, कोई भी ऐसी चीज, इस सर्विस जो पढ़ा रहे सब क्या सर्विस है कहने का मतलब, इसको लिया तो ये गुड्स है, इसके अलावा कुछ अदर देन कोई चीज है, कुछ नहीं है ना, इसलिए क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी जब इंपोज किया गया, आपने देखा होगा जीएसटी क्या है, एक तरीके से ये भी क्या करता है, राज्यों का जो टैक्सेशन है उसको क्या करेगा, मर्ज कर देगा। बात समझ रहे हो ना, राज्यों में जो टैक्स लेने की जो परंपरा है, या राज्यों के अंदर जो टैक्स है, सारे टैक्स को खत्म करके एक ही टैक्स बना दिया जाएगा, जिसका नाम रखा जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बात समझ में आई, क्लियर हो गया ना। अब कुछ इसमें टैक्सेस एग्जेम्प्टेड है, वो अलग चीज है कि भाई अल्कोहल नहीं आता है, पेट्रोल नहीं आता है, वो चीज अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि वो राज्यों की आय के मुख्य स्रोत है। पेट्रोल अभी नहीं आता इसके अंतर्गत, पेट्रोल आ जाएगा तो और सस्ता होने लगेगा पेट्रोल फिर, क्योंकि पेट्रोल पर अभी 50 से 52% टैक्स लगता है, समझिए ना मेरा ना। तो दीज आर सम टाइप ऑफ क्या है, चेंजिंग कॉल्ड इज क्या हो जाएगा, स्पेशल प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन।
बात समझ में आ रही है मेरी बात को ना? क्लियर हो गया? तो ये तीन चीज अलग अलग है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है कहने का मतलब। तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति के माध्यम से जो बदलाव किया जाएगा उसको भी हम क्या करेंगे, संविधान संशोधन की कैटेगरी में रखेंगे। देखो जीएसटी है ना, कौन सा संविधान में संशोधन किया गया बताओ? 101 नंबर का अमेंडमेंट किया गया। बात समझ में आई ना? कितने नंबर का किया गया? 101 नंबर का संविधान में संशोधन किया गया आपका। क्लियर? अब जो संविधान संशोधन विधेयक है इसकी प्रक्रिया भी जान लेते हैं साथ साथ में। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, इंग्लिश में देता हूं मैं, ठीक है? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे इसको सबसे पहले, ठीक है? बताओ इसको प्रस्तुत क्या है, कहाँ किया जाएगा? प्रस्तुत का मतलब होता है आपको प्रेजेंट कहाँ किया जाएगा इसको, ठीक है? बताओ कहाँ किया जाएगा? इधर लोकसभा, इधर राज्यसभा, बोथ, दैट मीन्स बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस द आपका अमेंडमेंट बिल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन इम्पोज इधर लोकसभा इधर राज्यसभा, ठीक है? हु कैन प्रोड्यूस, मतलब हु कैन इंट्रोड्यूस द बिल, कौन लेकर आएगा बिल भाई? बिल को इंट्रोड्यूस कौन करेगा? हु हैव पावर टू इंट्रोड्यूस बिल? मैंने आपको बोला बिल सच ए केस में क्या होते हैं, टू टाइप के होते हैं, एक गवर्नमेंट बिल होता है, एक प्राइवेट बिल। व्हाट इज गवर्नमेंट बिल? कैन इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर्स, और प्राइवेट बिल अदर देन मिनिस्टर। इज इट क्लियर? ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है, संविधान संशोधन जो विधेयक है, किस टाइप का बिल होगा? प्राइवेट बिल होगा कि पब्लिक, आपका पब्लिक बिल होगा या गवर्नमेंट बिल होगा? देयर आर बोथ टाइप ऑफ बिल, ठीक है? ये क्या होगा? दोनों टाइप का बिल होगा, मतलब आइदर अमेंडमेंट बिल कैन इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर्स, और रेदर देन आपका क्या किया जाएगा, अदर मिनिस्टर भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। बट स्टेट लेजिस्लेचर हैव नो पावर टू स्टार्ट एनी अमेंडमेंट प्रोसेस, यानी अमेंडमेंट बिल्स। कहने का मतलब है कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है ये लोकसभा राज्यसभा में आएगा, बट किसी राज्यों की विधानसभा में इसको नहीं लाया जाएगा। यानी कि संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो किसी राज्य के द्वारा नहीं किया जाता है। बात समझ में आई ना? संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगा? केंद्र की सरकार करेगी इस चीज को। बात समझ में आई ना? तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? लोकसभा इधर राज्यसभा। कौन प्रोड्यूस करेगा? बाय द मिनिस्टर्स या अदर देन, यानी कि बोथ, दोनों क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे। बात समझिए ना? वहीं अगर हम पावर की बात करें कि हु हैव टू पावर, अब देखो पावर कहने का मतलब है कि हु हैव टू इंट्रोड्यूस पावर्स या अमेंडमेंट करने की पावर्स, ठीक है, या पास करने की प्रक्रिया किसके पास ज्यादा होगी, ठीक है? तो इन सच अ केस में अगर हम शक्ति की बात करें कि बोथ हाउस यानी इक्वल पावर है लोकसभा के पास और इक्वल पावर है राज्यसभा के पास, यानी कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के पास क्या है, बराबर शक्ति है। बात समझ में आई ना? यानी कि इंट्रोड्यूस आप लोकसभा में करो राज्यसभा में करो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी इंट्रोड्यूस करो, ठीक है? अब एक हाउस से अगर ये पास होकर जाएगा तो देन सेकंड हाउस में पास होगा, सेम है, सिंपल मेजोरिटी, मतलब सेम जो मेजोरिटी है, जैसे मैंने आपको मेजोरिटी बोला था ना, मान लो कि आपका जो है यहाँ पे लिखा हुआ मेजोरिटी मान लो, ठीक है? ये जो लिखा था मैंने 50% स्टेट रेटिफिकेशन या ये वाला प्रेजेंट एंड वोटिंग का, तो जब यहाँ से पास होगा कहने का मतलब बिल ना, बिल क्या होगा, किसी में जो इससे पास हो या इस प्रक्रिया से पास हो या इस प्रक्रिया से पास हो, तो वो क्या होगा, बोथ हाउस में पास होगा, बोथ हाउस में क्या होगा, पास होगा, ये ध्यान रखना। यानी कि यहाँ पे अगर मान लो कि सिंपल मेजोरिटी से पास है तो वहां भी सिंपल मेजोरिटी पास लोकसभा में, राज्यसभा में भी। यहाँ अगर स्पेशल से है तो लोकसभा में स्पेशल से होगा, राज्यसभा में स्पेशल से होगा। यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होगा, कहने का मतलब है, ठीक है? क्लियर हो गया ना? 50% राज्यों की सहमति है तो वहां पर मान लो अगर असेंबली की जगह काउंसिल भी बनी हुई है तो काउंसिल से भी रेटिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है? बात समझ में आई ना? क्लियर हो गया? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जैसे हमने देखा मनी बिल ओनली होल्ड द 14 डेज राज्यसभा, बट हियर इज नो एनी प्रोविजन फॉर होल्डिंग राज्यसभा, यानी कि बोथ हाउस से उसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट पास होना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि प्रत्येक सदन से अलग अलग बहुमत के द्वारा बिल को पास होना पड़ेगा, ठीक है?
क्लियर हो गया ना? इसलिए मैंने बोला लोकसभा एंड राज्यसभा इक्वल पावर टू अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक समझ गया ना? तो दोनों को क्या है, बराबर शक्तियां पाई होती हैं। अब क्या सर ज्वाइंट सेटिंग होगा? बताओ, ज्वाइंट सेटिंग होगा इसमें अमेंडमेंट प्रोसेस में? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया जाएगा या नहीं? यस या नो? बताओ। पक्का? श्योर? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ज्वाइंट सेटिंग नहीं होगा। बात समझ गए ना? मैंने क्या बोला आपको कि बोथ हाउस से सेपरेटली पास होना पड़ेगा, उसको अलग अलग तरीके से। सर मान लो एक पास कर रही, एक पास ही नहीं हो रहा है, तो अमेंडमेंट होगा ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस में ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन नहीं होता है। बात समझिए, यानी कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया जाएगा। क्या सर राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेंगे क्या? यानी कि प्री रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नो रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं है। यानी कि इफ मान लो क्या करना है आपको, बिल लाना है रिगार्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के संबंध में क्या लेकर आना है, बिल लेकर आना है, तो क्या राष्ट्रपति से पूछना जरूरी होगा? राष्ट्रपति से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं। ध्यान रखना, ठीक है? एक एक स्टेटमेंट करके बोलेगा कभी कभी। किसकी नहीं चाहिए हमको? प्रेसिडेंट की। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मनी बिल है ना, मनी बिल और फाइनेंस बिल फर्स्ट वाला जो बिल है, प्रेसिडेंट से आपको पूछना मैंडेटरी होगा, यानी कि उसकी पहले रिकमेंडेशन के माध्यम से ही आएगा। बट अगर आप क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे, तो राष्ट्रपति से पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? सर प्रेसिडेंट हैव पावर्स, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर होती है? नो हैव पावर टू, राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं होती, कहने का मतलब है। बात समझ में आई ना? क्लियर? जनरली क्या होता है, राष्ट्रपति क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, होल्ड कर लेता है, दे कैन यूज द वीटो पावर्स, बट इन सच अ केस में प्रेसिडेंट हैड नो पावर, राष्ट्रपति के पास कोई भी शक्ति नहीं होती है, केवल और केवल सहमति देने के अलावा। मैं आपको इन शॉर्ट में पहले बताता हूँ, ठीक है ना? समझिए मेरी बात को ना, राष्ट्रपति के पास कोई भी शक्ति नहीं है, मतलब ना तो वो क्या कर सकता है, उसको होल्ड कर सकता है, ना ही उसे क्या कर सकता है, वापस रिजेक्ट कर सकता, मतलब रिकंसिडर भेज सकता है। केवल और केवल राष्ट्रपति को क्या करना, उस पर साइन करना होता है। ये बात समझ में आई ना? क्लियर? समझ रहे? तो राष्ट्रपति के पास क्या है, एक ही पावर है भाई, उसको बाइंडिंग कर दिया। 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, the president are binding to ascending on a bill, constitution amendment bill। ठीक है, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य कर दिया कि भाई संविधान में अगर संशोधन हो रहा है और बोथ पार्लियामेंट्स अगर उसको पास कर रही है, इक्वल और सेपरेट पास हो रहे हैं, ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन ही नहीं है, कहने का मतलब है, तो नो हैव टू पावर्स टू रिकंसिडरेशन या रिजेक्ट द बिल, केवल और केवल इसके पास एक ही शक्ति है, उसको अमेंडमेंट कर देना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना? बात समझ रहे हैं? बट यानी कि एनी मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, मतलब कोई भी आपका मेंबर्स है, मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट बोथ हाउस, लाइक लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, क्लियर? बट ही कैन डिबेट्स, ठीक है, यानी कि जॉइंस डिबेट्स ये सब कर सकता है, बट ही कैन नॉट राइट टू वोट, यानी एक्सचेंज वोट नहीं करेगा। इफ मेंबर्स गोस टू राज्यसभा, दे कैन नॉट हैव टू राइट टू वोट, नो राइट टू वोट। इज इट क्लियर? यानी इफ मेंबर्स राज्यसभा गोस टू लोकसभा, देयर हैव नो राइट टू वोट। पर्टिकुलरली मेंबर्स को अपने हाउस पर ही वोटिंग राइट्स होगा, अदर वाले हाउस में उसको वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में?